डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। युक्त करंट रिलीव नहीं होने वाले शिक्षकों को राहत। हाईकोर्ट बोला 3 दिन में जिला स्तरीय समिति के समक्ष दे रिपोर्ट। 16 जून तक समिति करेगी निर्णय। रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को मिला नया प्राधिकृत अधिकारी। सीएम विष्णुदेव साय बोले सहकारिता क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण दिन। केदारनाथ गुप्ता ने संभाला पदभार। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का अमेरिका पर तीखा हमला। भारत की कूटनीति को लगे 3 झटके। पीएम मोदी बुलाएं सर्वदलीय बैठक। बोले ये चेतावनी और चुनौती समझना होगा अमेरिका का इरादा। मध्य प्रदेश के खंडवा में शकर तालाब से हटाया गया अतिक्रमण। 100 मकान जमींदोज। आयुक्त प्रियंका राजावत बोली तालाब को उसके मूल स्वरूप में लौटाना है लक्ष्य। और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में। कर्नाटक तेलंगाना में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कर्नाटक में बारिश का रेड अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करते हैं बिलासपुर से। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और विधि मंत्री अरुण साव ने बिलासपुर उच्च न्यायालय का अचानक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अपने वकालत के दिनों के पुराने अधिवक्ता साथियों से स्नेहपूर्वक मुलाकात की और पुरानी यादें ताजा की। वहीं महाधिवक्ता कार्यालय कक्ष में एडिशनल एडवोकेट जनरल समेत वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ विधिक मुद्दों और न्यायिक प्रक्रियाओं पर सार्थक चर्चा भी हुई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति के माध्यम से आम जन की सेवा का अवसर मिला है, लेकिन न्यायालय परिसर आकर अधिवक्ता साथियों से मिलना भावनात्मक अनुभव रहा। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को गर्मी, ट्रेन लेट लतीफी और खाने की सुविधा बंद होने के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 1 साल से बंद आईआरसीटीसी आउटलेट अब नए टेंडर के तहत फिर से शुरू कर दिए गए। वहीं रेलवे अधिकारियों ने बताया कि देरी अमृत भारत परियोजना के चलते हुई है। खाने की सुविधा शुरू होने से खासकर कटनी रूट के यात्रियों को अब राहत मिलेगी। खबर राजनांदगांव से है। कबीरदास जी के 628वें प्राकट्य दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा डोंगरगढ़ पहुंचे और मां बमलेश्वरी मंदिर की तलहटी में स्थित कबीर मंदिर में दर्शन किए। उनके साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और पार्षद भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आमिन माता महिला मंडल, पनिका समाज और कबीर युवा समिति की ओर से संत बताते हुए समाज में फैले भेदभाव और अंधविश्वास को मिटाने में उनके योगदान को याद किया गया। उन्होंने महिलाओं की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि जिस समाज में नारी शक्ति जागरूक होती है, वहां प्रगति निश्चित है। उन्होंने स्थानीय समाज की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी की पावन भूमि पर आज आना हुआ है। आज कबीर प्राकट्य उत्सव दिवस है। कनिका मानिकपुरी समाज के द्वारा आज डोंगरगढ़ में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से सदगुरु कबीर साहिब जी के प्राकट्य उत्सव को मना रहे हैं। पूरा देश सदगुरु कबीर साहिब के आज के इस प्राकट्य उत्सव को जो है
मना रहा है। सदगुरु हमारे कबीर साहिब जो हैं वो एक बड़े पूजनीय संत, समाज सुधारक, कवि, और उनके जो वाणी है, दोहा है, वो हर मनुष्य के जीवन में एक प्रेरणा और आगे बढ़ने के लिए जो है वो संदेश के साथ चरितार्थ होता है। आज समाज के द्वारा बहुत ही शानदार इस डोंगरगढ़ की पावन नगरी में कार्यक्रम किया गया है। मेरा आना हुआ और इसके पहले लगातार अन्य जो क्षेत्र में, क्योंकि ये अपने वट सावित्री के दिन से सदगुरु कबीर साहिब जी के प्रकट उत्सव को समाज जो है वो मनाता है। अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो सदगुरु कबीर साहिब जी के कार्यक्रम में जाना हुआ। आज पनिका मानीपुरी समाज के कार्यक्रम में आके मुझे बहुत ही प्रसन्न हुआ। सबसे पहले 2 दिवसीय हमारा आयोजन था सदगुरु कबीर साहिब जी का प्रकाश दिवस 10 तारीख को हम लोग शोभा यात्रा निकाले और झंडा वंदन की यहाँ से रेलवे चौक होते हुए महावीर तालाब सगरी भरने के लिए गए। वहाँ से हम लोग जो है कबीर मंदिर में आने के पश्चात उस सगरी भर के आए और आज चौका आरती महंत दीवाने महंत सुखरीदास जी, महंत बक्सर दास जी, महंत प्रताप दास जी और दीवानों में भी सुखरीदास जी, अभी लोगों ने चौका आरती करके आज का कार्यक्रम चौका का समापन किए हैं। और उसके पश्चात बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखे हैं और भोजन मेरा प्रारंभ हो गया है। आज हमारे अतिथिगण आए थे, नीलू शर्मा जी, आदरणीय बनवाना जी, हमारे शहर के अध्यक्ष रमन डोंगरे जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी उमर महेश वर्मा जी आए थे। राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 51 मोहड़ में अवैध रेत खनन को लेकर गोली चलने की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि गोली एक युवक रोशन मंडावी के सिर को छूते हुए निकल गई, जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। साथ ही 2 अन्य लोग भी घायल हुए। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक राजनीतिक संरक्षण में रेत चोरी का रैकेट लंबे समय से सक्रिय है। वहीं ग्रामीणों में इसकी गहरी नाराजगी है। साथ ही घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल है और पुलिस बल की तैनाती की गई है। आरोप है कि पुलिस को रोकने के लिए महिलाओं को ढाल बनाया गया। रेती माफिया द्वारा रेत खनन के लिए रेत बना रहे थे। उस समय हमारे गांव के बुजुर्ग और गांव के सियान लोग जब मना करने गए तो उस समय उनको गोली मार दिया गया और 2-4 को उसके गुंडा लोग ने धक्का मार के घायल कर दिया और उसका दोनों जगह पट्टी बंधा है। उन लोग के घायल कैसे किए? वो लोग गोली मार के किया है। 2 लोग को गोली मारा है और 2 लोग को कितने लोग थे उसमें वो लोग कितने लोग हैं उसको तो मैं नहीं बता सकता। 4 लोग को अभी लगा है गोली। हमारा ये कहना है, जब सेठ का नाम बता रहा है, गाड़ी मौजूद है यहाँ जेबीसी और ड्राइवर मौजूद है, नाम बता रहा है, तो उसके ऊपर गांव वाले कार्रवाई चाह रहा है। का सर्वश्री सियान है। ऐसे बाहर का आदमी ऐसे कौन जो गोली मार के भाग जाता है, इसको जानकारी लेना है ना सर हमको। ऐसे में कोई भी गरीब आदमी को मार के भाग जाएगा। क्यों मारा गोली? क्या घटना, क्यों गोली मारे? घटना क्या हुआ है, इन लोग कसार तरफ गया है बोलता है घूमने के लिए, तो वही लोग बताएगा क्या करे, क्यों मारा है, क्या किया है। कहाँ गए थे घूमने? ये कसार अपने गार्डन। अभी मोहड़ में रेत निकालने को लेकर विवाद की स्थिति है। गांव में अभी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस बल मौके पे है और अभी स्थिति को नियंत्रण पर करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, इसमें गोली चली है? अभी ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि कहा सुनी की बात है। अभी तो कोई चीजें स्पष्ट नहीं है, लेकिन गांव के लोग ये कह रहे हैं अभी तक ये चीजें स्पष्ट नहीं है। मौके पे पुलिस है, सारी चीजों के जो जानकारी सारी चीजें नजर में है। रेती
दुर्ग जिले में भारत विकास परिषद की ओर से आगामी 14 जून को रोमन पार्क में विशेष राष्ट्रवादी व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम में प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वर्तमान भारत के समक्ष चुनौतियां और समाधान पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। ये व्याख्यान भारत के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम सभी के लिए खुला है और निःशुल्क होगा। इस दौरान जनता से समय पर पहुंचकर भाग लेने की अपील भी की गई। दुर्ग जिले में भारत विकास परिषद की ओर से आगामी 14 जून को रोमन पार्क में विशेष राष्ट्रवादी व्याख्यान का एक आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वर्तमान भारत के समक्ष चुनौतियां और समाधान विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। ये व्याख्यान भारत के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। कार्यक्रम सभी के लिए खुला है और निःशुल्क भी रहेगा। इस दौरान जनता से समय पर पहुंचकर भाग लेने की अपील की गई है। खबर आपको दुर्ग से बता रहे हैं, जहां पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भारत की चुनौतियों और समाधान पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। ये एक साहित्यिक सभा है जिसमें सभी के पहुंचने के लिए अपील की गई है। लोग समय पर पहुंचें और इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, लाभ लें, यही सबसे अपील भी की गई है। राजनीतिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वर्तमान भारत के समक्ष चुनौतियां और समाधान विषय पर अपने विचार कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे। ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण और 14 जून को रोमन पार्क में विशेष राष्ट्रवादी व्याख्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में सभी बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर उपस्थित होंगे और जहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार और लेखक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ अपनी विचार साझा करेंगे सबसे भारत की चुनौतियाँ और समाधान पर। दुर्ग जिले की खबर आपको बता रहे हैं। भारत विकास परिषद की ओर से 14 जून को रोमन पार्क में विशेष राष्ट्रवादी व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वर्तमान भारत के समक्ष चुनौतियां और समाधान विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी मेरे ख्याल सभी आप लोग उनसे परिचित हैं, तो वो 14 तारीख को उनका उद्बोधन है। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से शहर की जनता ये जान जाए कि वो आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस उद्बोधन के समय वहाँ पर उपस्थित रह सके। हम और हमारे सारे जो पत्रकार साथी हैं उनसे भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि उस दिन 14 तारीख को वो भी वहाँ पर आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस इस उद्बोधन को अच्छे से कवर करें। हाँ, इस उद्बोधन का जो हमारा विषय है वो है वर्तमान भारत की चुनौतियाँ और उनके समाधान, एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। ये विषय हमने रखा है कि भारत के अंदर क्या चुनौतियाँ हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है और वो समाधान भी अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन उस समाधान का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण क्या है उस पर हमने फोकस किया है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी मूल स्थापना जो हुई थी 1963 में हुई थी। उसका उस समय जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था तो भारत में एक मतलब कहना चाहिए लोगों का मनोबल गिर गया था। उस मनोबल को बढ़ाने के लिए और ऐसी कोई भी समस्या आए तो उसको लोगों को जागरूक रखने के लिए ये संगठन का नींव रखी गई। तो उसके पीछे ये है कि भारतीय संस्कृति और भारत का जो दर्शन है वो लोगों के बीच में जाए विभिन्न कार्यक्रमों से। इसलिए हमने जो सूत्र रखे हैं वो सेवा के कार्य भी हम कर रहे हैं, समर्पण के भी कार्य कर रहे हैं, संस्कार के भी कार्य कर रहे हैं। तो संस्कार में क्या, अभी भारतीय संस्कृति में संस्कार के लिए अथाह विषय है, बहुत बड़ा विषय है। तो उस विषय में से हम लोगों ने कुछ चीज़ें चुनी हैं। जैसे हम एक भारत को जानो एक कार्यक्रम करते हैं जीके का, उसमें पूरे जितने भारत से रिलेटेड जितने विषय हैं, मतलब हमारी नदी है, हमारे पहाड़ या हमारे महापुरुष, वो शायद हम अपने बीच में कई जगह हमको नहीं मिलता देखने। वो बुक हमने एक हमारे राष्ट्रीय संगठन द्वारा बनाई गई है।
उसमें सारा कुछ कवर अप किया गया है। उसके विषय में हम लोग कंपटीशन करवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे होने पर चलाए जा रहे संकल्प से सिद्धि अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ से गहरा नाता रहा है और आज भी उनका आशीर्वाद इस राज्य पर बना हुआ है। सीएम साय ने बताया कि पीएम आवास, किसानों को बोनस, महिला सशक्तिकरण, आदिवासी कल्याण और निवेश प्रोत्साहन जैसे कई कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को 10वें स्थान से 4थे स्थान पर लाने का श्रेय पीएम मोदी को जाता है। नक्सलवाद और भ्रष्टाचार पर कार्यवाही को लेकर भी उन्होंने मोदी सरकार की प्रतिबद्धता जताई। आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ से माननीय प्रधानमंत्री जी का गहरा लगाव है। जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, मध्य प्रदेश में थे, उस समय वो संगठन के प्रभारी थे और छत्तीसगढ़ राज्य बना तो संगठन प्रभारी के नाते बहुत बार उनका छत्तीसगढ़ आना भी हुआ। और हम ये कह सकते हैं कि संगठनकर्ता के रूप में उन्होंने छत्तीसगढ़ का चप्पा चप्पा छान मारा होगा, एक एक जिले में उनका प्रवास होगा और आज भी प्रधानमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के ऊपर में उनका आशीर्वाद बराबर बना रहता है। आप सबको मालूम है कि मोदी जी का ये 11 साल का कार्यकाल बहुत ही ऐतिहासिक रहा है और भारत चौतरफा सक्षम और सबलता के साथ उभरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो हमारा ये देश जापान को पछाड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और जर्मनी को भी पीछे छोड़ते हुए तीसरे आर्थिक ताकत के रूप में पहुंचने के करीब में है। इस हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। 11 वर्षों में पूरा देश को मालूम है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 का मामला हो या सीएए का मामला हो, चाहे मुस्लिम महिला के सशक्तिकरण के लिए ट्रिपल तलाक बिल पास करने की बात हो, ये सबको बड़े ताकत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने पास कराया है। आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।